हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज की इस क्लास में बेसिकली हम इंडियन ज्योग्राफी में चलते हुए इंडियन सॉइल को कवर अप करेंगे। अर्थात यदि आपको ज्ञात हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हिमालय से पढ़ना स्टार्ट किया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी या फिर आप स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको वन शॉट मैप बनाना आवश्यक रूप से आना चाहिए। अर्थात यहां पर मैपिंग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखें बच्चे कि आपको मैपिंग एसेंशियल है ना, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि अब कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं। तो जब आप सीरीज को देखेंगे, सीरीज में प्लेलिस्ट बन चुकी है, यदि आप चेक करना चाहें तो अवश्य करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां पर आपको देखने पर अर्थात इस पूरी सीरीज से आपको कहीं ना कहीं नॉलेज में इन्हेंसमेंट मिलेगा, अर्थात आपके कंटेंट में इंप्रूवमेंट आएगा। और यदि आप इसको अपने आंसर राइटिंग में पुट करते हैं तो ये आपकी आंसर राइटिंग को भी इनहेंस करेगा। क्लियर। अब यदि हम यहां पर समझें तो सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्ट की थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्ट करने के पश्चात हमने हिमालय को समझा था और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का विभाजन, और हिमालय के विभाजन के साथ साथ फिर हमने पूर्वोत्तर हिमालय और साथ में इसके दर्रों के बारे में डिस्कशन किया था। इस यहां से चलते हुए जब हम आए थे तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने समझा था और साथ में इसके विभाजन को भी हमने जाना था कि एक्चुअल में पंजाब से प्रारंभ होते हुए ये आसाम घाटी क्षेत्र तक विस्तृत है और इसकी अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग महत्ता क्या क्या देखने के लिए मिलती है। देन इसके बाद हमने आगे स्टडी की थी और यहाँ पर हमने पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि यहाँ पर है, तीन ओर से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। एक रफली मैप है बस आपको बताने के लिए। और यहाँ पर हमने तटीय मैदानों के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने इस पूरे भारत में पाई जाने वाली अलग अलग रॉक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में इस पूरे क्षेत्र में आपको कौन कौन सी रॉक्स विद्यमान दिखाई देती हैं। अब यहाँ से चलते हुए आज हमारा डिस्कशन इंडियन सॉइल को लेकर है और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है और यहां पर मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। परंतु यहां पर याद रखिएगा कि यहां से आप इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहां पर जो भी मैं डायग्राम बनाता हूं मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसे आप अपनी कॉपी में पुट करें और इवन वीडियो को आप 2 बार देखें ताकि एक बार में आपको नॉलेज हो जाए और दूसरी बार में आप नोट्स मेकिंग कर सकें। इससे होगा ये कि भाई आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वीडियो आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज यहां पर स्टार्ट करनी है, तो नो डाउट मैं यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करूंगा, बट पहले इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हम खत्म कर दें, देन उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे और यदि हो पाया तो फिर मैं फिजिकल ज्योग्राफी को इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही मर्ज कर दूंगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है इंडियन सॉइल, है ना। ये तो है इंडियन ज्योग्राफी और टॉपिक का नाम है इंडियन सॉइल। अब यदि यहां पर हम समझें तो याद रखिएगा बच्चे कि सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में सॉइल है क्या, है ना। क्या होती है सॉइल, क्या होती है मृदा। यह बात याद रखिएगा कि यहां पर यूपीएससी कभी भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, परंतु डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूं मृदा की, जो कि हमारा टॉपिक ही है, या फिर इसी को कहा जाता है इन इंग्लिश सॉइल, यदि इसकी हम बात करें तो कुछ नहीं है, चट्टानों की ऊपरी परत या फिर धरातल की ऊपरी परत जो कि लूज फॉर्म में आपको मौजूद दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल या फिर मृदा। यानी कि चट्टानों की ऊपरी परत जो विखंडित रूप में मौजूद होती है इसे कहा जाता है मृदा। अब विखंडित रूप का मतलब कि भाई यहां पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये विखंडित रूप क्या है। विखंडित रूप का मतलब और कुछ नहीं कि भाई जब पृथ्वी हमारी जलता हुआ आग का गोला थी, मैंने आपको पूरी की पूरी यहां पर साइकिल बताया था कि एक्चुअल में जब हम हिमालय को स्टार्ट कर रहे थे, जब हमने पेनिनसुलर इंडिया स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है और इसी का एक भाग आता है सिंह भूमि क्षेत्र, जो कि सबसे पहले शीतलन की क्रिया के द्वारा ठंडा हुआ है। यहां पर याद रखिएगा कि आज से 3.4 बिलियन ईयर पहले जब हमारी पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी और आग के गोले से जब इसने ठंडा होना प्रारंभ किया तो यहां पर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कॉल किया जाता है आर्कियन क्रम की चट्टान या फिर कहा जाता है आग्नेय चट्टान। यही थी वास्तविक चट्टानें,
इज दैट क्लियर? अब यदि मैं यहां पर एक डायग्राम पुट करना चाहूं, यहां से मैं एक डायग्राम पुट करूंगा। इस डायग्राम को आपको अपनी माइंड में और साथ में अपनी कॉपी में भी बनाते जाना है एज इट इज, जैसा मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। देखिएगा कि यदि मैं यहां पर देखता हूं कि यह है एक डायग्राम, और ये डायग्राम क्या है, तो कुछ नहीं, आपने अर्थ का एक शेप ले लिया है भाई, और इसी के आधार पर अब आप अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना? क्लियर? तो यहां पर यदि हम देखें तो ये है, मान लीजिए हमारी अर्थ का एक भाग, और यहां पर यदि हम देखें तो यह इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, और जब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिएगा कि एक लेयर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को आप नाम क्या देंगे? तो याद रखें कि इस पूरे टॉपिक को नाम दिया जाएगा मृदा परिच्छेदिका का। क्लियर? अब परिच्छेदिका क्या है? तो कुछ नहीं है, ये प्रोफाइल्स हैं, अर्थात इसकी लेयर्स के बारे में बात हो रही है। और मृदा परिच्छेदिका में आप बेसिकली पढ़ते हैं 5 लेयर्स के बारे में, और इन्हें हिंदी में कहा जाता है बच्चे संस्तर, है ना? यदि आपको हिंदी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाती हो तो याद रखिएगा कि यदि आपको हिंदी में आंसर राइटिंग करनी है तो आपको ऐसे शब्दों को पकड़कर चलना होगा कि इन्हें क्या कहा जाता है इन हिंदी। इसको कहा जाता है मृदा संस्तर, यानी कि पूरी मृदा परिच्छेदिका को हमने कई संस्तर में विभाजित कर रखा है, और यही संस्तर हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये संस्तर कौन से हैं, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिफाइन करते हैं। देखिएगा कि यह है हमारा एक संस्तर, है ना? और इस संस्तर को नाम दिया जाता है ई या आर संस्तर, ई या आर संस्तर। और जो मैंने बताया कि ये जो आग्नेय चट्टानें थी यही वास्तविक चट्टानें हैं, तो याद रखें कि यहां पर यह क्षेत्र आपको वास्तविक चट्टानों से परिपूर्ण क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। या फिर मैं यूं कहूं, एक काम करता हूं, मैं इसको पूरा पूरा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? फिर मैं इसमें डिटेलिंग करना प्रारंभ करूंगा। यदि आप देखेंगे तो इसी के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज सी संस्तर। ये है हमारा सी संस्तर, और सी संस्तर से ऊपर जाने पर यह आपको देखने के लिए मिलेगा बी संस्तर। बी संस्तर से ऊपर अब आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्थात दैट इज जो ऊपर वाला नैरो पार्ट है इसको आप नाम देते हैं ओ संस्तर का, और इसे नाम दिया जाता है ना, ये है ओ संस्तर, और इसे नाम दिया जाता है ए संस्तर का। और यहां पर ऊपर वाले पोर्शन में आपको कुछ वनस्पतियां मौजूद देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि जिन पौधों को, जिन पेड़ों को हम देखते हैं वो यहां पर, ये अर्थ सरफेस है, ये पृथ्वी का धरातल है, और यहां पर पौधे जो उगते हैं उनकी जड़ें यहां पर प्रवेश करती हैं। अब आप 5 मिनट वेट करें, मैं इस डायग्राम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता हूं, और कंप्लीट करने के पश्चात हम इसे बहुत अच्छे से समझना चालू करते हैं। देखिएगा ये जो ई या आर संस्तर है इसको आप क्या नाम देंगे, तो एक्चुअल में ये पैतृक चट्टानों या फिर पेटेंट रॉक वाला क्षेत्र है। यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, पैतृक चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी। और क्या होती हैं ये पैतृक चट्टानें, तो वे चट्टानें जो कि वास्तविक हैं, और वे चट्टानें जिन्होंने आधारशिला या फिर जिन्होंने आधार का काम किया इस सॉइल के लिए, या फिर जिन्होंने आधार का काम किया अन्य चट्टानों के लिए और अन्य लेयर्स के लिए। तो यहां पर यदि संस्तर में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं अगेन बोल रहा हूं कि इसका मतलब कुछ नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर, है ना? इसको आप लेयर का नाम दे सकते हैं। तो ये पैतृक चट्टानों वाला क्षेत्र है, और यहां पर जब ये पैतृक चट्टानों वाला एरिया है बच्चे, एक सेकंड, है ना, ये पैतृक चट्टानों वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, केवल और केवल ओरिजिनल रॉक्स आपको यहां पर मौजूद देखने के लिए मिलती हैं। अब जब आप इससे आगे आते हैं तो याद रखिएगा इसके ऊपर, अब यहां तक जल बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंच सकता है, यहां पर अपर्दन हो चुका है। कारण यह है कि यहां पर अब ये बहुत ज्यादा नीचे है, धरातल में है, और बहुत ही ज्यादा पाताल में है। तो जिन पातालीय चट्टानों का, या फिर जिन पातालीय चट्टान शब्द का प्रयोग मैंने हिमालयन क्षेत्र में और साथ में यहां महाद्वीपीय विस्थापन क्षेत्र में किया था, एक्चुअल में ये यही है। क्लियर? अब यहां पर होगा ये, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको ये मृदा देखने के लिए मिलेगी। अब कैसे आएगी ये मृदा, तो इन्हीं का अपर्दन, यानी कि पहले ये वाली प्रोफाइल नहीं रही होगी, ऊपर वाली कोई भी प्रोफाइल नहीं रही होगी, समय के साथ अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इन्हीं चट्टानों का अपर्दन अपक्षयन होगा, और अपर्दन अपक्षयन के चलते इन चट्टानों से कुछ बारीक कण टूटकर अलग हुए होंगे, फिर ये इसके ऊपर विक्षेपित हो गए, या फिर इसके ऊपर एक लेयर के फॉर्म में बिछ गए। और जब यहां पर आए तो इस लेयर को हमने क्या नाम दिया बच्चे, तो इसे नाम दिया जाता है बेसिकली सी संस्तर। यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखें कि पैतृक चट्टानों के अपर्दन, पैतृक चट्टानों के अपर्दन, और ये कहां पर है, ये पैतृक चट्टानों का अपर्दन होगा नीचे से। और यदि अपर्दन ना लिखना हो तो पैतृक चट्टानों व ऊपर से आई, ऊपर से विक्षेपण क्रिया द्वारा आई मृदा से इसका निर्माण होगा।
विक्षेपण क्रिया द्वारा इसका निर्माण होगा। तो ये वाला संस्तर आपका क्या कहलाएगा? बेसिकली यह संस्तर ही कहलाता है हमारा सी संस्तर। और यहां पर रेयरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि पौधों की जड़ें इस क्षेत्र तक विद्यमान है, नहीं तो इस क्षेत्र तक प्राय आती नहीं है। बहुत विशालकाय जो पौधे हैं उनकी जड़ें बिल्कुल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, परंतु हर पौधे की जड़ें जरूरी नहीं है कि यहां तक मौजूद भी हों। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा पैतृक चट्टानों वाला क्षेत्र। कौन सा है? यह है सी संस्तर। और जब आप सी संस्तर से भी आगे बढ़ते हैं तो याद रखें कि इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा बी संस्तर वाला एरिया। और यदि बी संस्तर को हम देखें तो एक्चुअल में यह चिकनी मृदा वाला क्षेत्र है, यानी कि यहां पर आपको जो मृदा देखने के लिए मिलेगी यह चिकने फॉर्म में, या फिर इसी को आप नाम देते हैं चिकनी मृदा। और इसमें क्या क्या होते हैं? अच्छा, इसके चिकनेपन का कारण क्या होता है? यहां पर सी संस्तर में कुछ चट्टानें भी देखने के लिए मिल रही हैं आपको, और कुछ मृदा भी देखने के लिए मिल रही है, परंतु जब आप बी संस्तर का अध्ययन करते हैं तो यहां पर आपको केवल चिकनी मृदा है ना, यानी कि जिसको हम गाद का नाम दे देते हैं, कि जब आप मिट्टी में कुछ पानी मिला देते हैं और पानी के मिलाए जाने पर वो थोड़ी लिचलिची मृदा बन जाती है। तो ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलती है? बी संस्तर में। आपने यदि नलकूप होता हुआ देखा होगा तो वहां पर क्या पाते हैं आप कि कुछ गहराई तक एक सामान्य सी मृदा निकल रही है, परंतु कुछ गहराई के पश्चात आपको एक गीली चिपचिपी काले कलर की मृदा देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक्चुअल में किस संस्तर की बात है? ये एक्चुअल में बी संस्तर में पाई जाने वाली मृदा है, अर्थात यहां पर चिकनी मृदा की मौजूदगी होती है। और ये चिकनी मृदा होने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि इसके ऊपर का जो संस्तर है वहां से कार्बनिक पदार्थ यहां पर नीचे विक्षेपित होते हैं। क्लियर? तो चिकनी मृदा का मेन रीजन है यहां पर कार्बनिक पदार्थों की, या फिर इसके अलावा आप याद रखें चिकनी मृदा के मेन होने का कारण यह है कि यहां पर आपको ऑक्साइड की मौजूदगी देखने के लिए मिलेगी, है ना। अब ये ऑक्साइड क्या होते हैं? तो इसमें कई प्रकार के ऑक्साइड आ सकते हैं, जैसे कि आयरन के ऑक्साइड, फेरस के ऑक्साइड। तो ऑक्साइड मौजूद होते हैं, दैट इज वाई कि यह मृदा आपको थोड़ी सी चिकने फॉर्म में देखने के लिए मिलती है ना। अब ये हो गया हमारा बी संस्तर। बी संस्तर के पश्चात हम आते हैं ए संस्तर पर, और ए संस्तर में आपको वास्तविक मृदा की निचली परत देखने के लिए मिलती है। और ये वास्तविक मृदा की निचली परत, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ निकल के आता है? तो याद रखें कि यह हमारी वास्तविक मृदा। मैं यहां पर पहले ओ संस्तर को कंप्लीट कर देता हूं, है ना। यदि आप ओ संस्तर को देखेंगे तो यही ओ संस्तर में आपको वह मृदा देखने के लिए मिल रही है जो कि हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, अर्थात यही है हमारी वास्तविक मृदा वाला क्षेत्र। और जब यह वास्तविक मृदा का क्षेत्र है तो आप पाएंगे यहां कि जितने भी पेड़ पौधे या फिर जितनी भी वनस्पतियां विद्यमान हैं वो इसी लेयर में हैं, यानी कि इसी लेयर की ऊपरी परत में है, धरातल के ऊपर है। तो यहां से जो भी प्राकृतिक अपघटन की क्रिया हो रही है, अर्थात जितने भी पेड़ पौधों की पत्तियां गिर रही हैं, यहां पर प्राकृतिक अपघटन की क्रिया के चलते इनका कार्बनिक रूप से अपघटन हो रहा है। और जब कार्बनिक रूप से अपघटन हो रहा है तो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर निर्माण हो रहा है एक्चुअल में किसका? यहां निर्माण हो रहा है ह्यूमस का। क्लियर? तो याद रखें कि ये जो सबसे ऊपर की लेयर है दैट इज कॉल्ड, इसे कॉल किया जाता है ओ लेयर, है ना, या फिर ओ संस्तर। इस ओ संस्तर में आपको ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। और यही ह्यूमस जब नीचे आती है, और नीचे क्यों आएगी? वर्षा होगी, वर्षा का जल धरातलीय होगा, और जब धरातलीय होगा तो यह अपने साथ ह्यूमस को कहां ले जाएगा? धरातल में। और जब यह धरातल में ले जाएगा तो आप पाएंगे कि ए संस्तर में ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से मौजूद मृदा देखने के लिए मिलती है। यानी कि यहां पर ऐसी मृदा आपको उपस्थित देखने के लिए मिलेगी जिसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक है, अर्थात ह्यूमस की मात्रा यहां अधिक देखने के लिए मिलती है। और साथ में ऐसी मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अधिक है। क्लियर? कार्बनिक पदार्थ, इज दैट क्लियर? तो यह क्षेत्र कहलाता है हमारा ए संस्तर का। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहां पर सबसे पहले हमने सॉइल प्रोफाइल अर्थात मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन किया। यहां पर हमने जाना कि एक्चुअल में जब आप सॉइल को देखते हैं तो आप इसकी ऊपरी परत को देख रहे हैं, परंतु जब आप अध्ययन करेंगे तो इसी वास्तविक मृदा के नीचे और भी कई परतें विद्यमान दिखेंगी। इनको नीचे से ऊपर के क्रम में आर या ई संस्तर का नाम दिया जाता है, फिर सी संस्तर, फिर बी संस्तर, और सबसे ऊपर आता है ओ, और बीच में आता है क्या? ए संस्तर। यहां पर पेटेंट रॉक अर्थात पैतृक चट्टानें, पैतृक चट्टानों का जब विक्षेपण होता है और ऊपर की मृदा का जब विक्षेपण होता है तो सी संस्तर बनता है। और फिर यहां पर चिकनी मृदा और ऑक्साइड मौजूद
जो क्षेत्र होता है उसे कॉल किया जाता है बी संस्तर, और सबसे ऊपर दिखाई देता है ए संस्तर, और उससे ऊपर आपको दिखाई देगा ओ संस्तर, जो कि वास्तविक मृदा का क्षेत्र है। अब बात इंपॉर्टेंट यह है कि भाई यहां पर भारत में यह क्षेत्र कहां कहां पर आपको विद्यमान दिखाई देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि अब मैं यहां से इंडिया का मैप ड्रॉ करना प्रारंभ करता हूं, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये भारत में कहां कहां पर मौजूद है। यदि इस इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली हम समझना चाहें तो बच्चे याद रखिएगा आप कि यहां जितने भी एरिया में आपको हिमालयन क्षेत्र विद्यमान दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र माना जाता है किसका? यह क्षेत्र माना जाता है बेसिकली पर्वतीय मृदा का। अब मैं आपको एक नोट डाउन करा देता हूं एक बात, है ना, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। ये बेसिकली कई बार हम ये पढ़ तो लेते हैं कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1963 में भारत में 8 प्रकार की मृदाएं बताई हैं, परंतु ये कैसे है और यदि इन 8 प्रकार की मृदाओं को लिखने के लिए दिया जाए तो आप क्या कंफ्यूज नहीं होंगे और इस कंफ्यूजन से बचने का क्या तरीका है? तो याद रखें, एक संस्था है ICAR, अर्थात इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहां है इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसने 1963 में 1963 में भारत में 8 प्रकार की मृदाएं मौजूद होने के बारे में कहा। अब याद रखिएगा, एक एसेंशियल बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में जलोढ़ मृदा पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में विस्तृत है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यह जलोढ़ मृदा केवल और केवल वहीं पर है। हो सकता है एक विशेष राज्य में, और हो सकता है इवन आप जिस स्थान में रहते हैं वहां पर यह 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाए, परंतु यदि हम इंडियन सॉइल का डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि MP के किसी जिले में या फिर दिल्ली के किसी निकटवर्ती स्थान में आपको यह मृदा देखने के लिए मिले या फिर जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाएगा। यहां पर इंडियन ज्योग्राफी यदि टॉपिक है तो इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा विस्तार इस मृदा का कहां पर है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में अध्ययन करने के लिए आप याद रखें कि 1963 में ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मृदाएं मौजूद हैं यह कहा। अब ये 8 प्रकार की मृदाएं हैं कौन सी, इसको जानने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में जो हमारी अर्थ की आयु है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है, इस अर्थ की आयु को हमने 16 भागों में विभाजित कर रखा है, या फिर मैं यूं बोलूं कि इसको हमने 16 युगों में बांट रखा है। अब कौन से आते हैं ये युग? तो आर्कियन, प्री कैम्बियन, कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ना फिर आता है पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। फिर अंतिम 2 युग आते हैं, एक आता है प्लास्टोसिन और होलोसिन। अब इनका यहां पर क्या वर्क? तो बिल्कुल वर्क है ना। यहां पर ज्योग्राफी का हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। यदि आपको एक टॉपिक समझ में आया है तो आप आगे तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई है फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली, तो यहां पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से आप भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी मेखला के बारे में, अर्थात परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महासागरीय मेखला क्या होती है, ये तक आप डिफाइन कर सकते हैं केवल और केवल एक टॉपिक से। इसी प्रकार यदि आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, जो कि मेरा पहला ही टॉपिक था, तो आप इससे पेनिनसुलर इंडिया, हिमालयन क्षेत्र, तटीय मैदानों का विकास कैसे हुआ, ये सभी समझ सकते हैं। और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि यदि मान लीजिए आपने मेरी सीरीज शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर? कारण यह है कि इंडियन ज्योग्राफी यदि आप UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक टॉपिक उठाए और एक टॉपिक से आपको पूरे डायमेंशन क्लियर होते हुए नजर आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आवश्यक यह है बच्चे कि आप एक एक टॉपिक को पढ़ें और एक एक टॉपिक का एक दूसरे टॉपिक के साथ क्या इंटरकनेक्शन है इसको पहचानें, और ये इंटरकनेक्शन ही आपको सफलता के मार्ग तक ले आता है। क्लियर है बच्चे? तो यदि हम यहां पर देखते हैं तो याद रखिएगा, अब ये 8 प्रकार की मृदाएं कौन सी हैं, इनको एक बार में समझने के लिए आप ऐसा याद रखें कि जो 4.3 बिलियन ईयर हम बोलते हैं कि ये अर्थ की एज है, इससे पहले अर्थ लाइक अ फायरबॉल, यानी कि जो हमारी पृथ्वी थी ये जलता हुआ आग का गोला थी, और जब ये जलता हुआ आग का गोला थी तो इसमें शीतलन की क्रिया प्रारंभ हुई थी और आर्कियन युग था ये, है ना। तो आर्कियन युग में इसमें शीतलन की क्रिया प्रारंभ हुई और जो भाग सबसे पहले ठंडा हुआ वह था छोटा नागपुर पठार, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र। और यहां पर याद रखिएगा, जब भी ज्वालामुखी का मैग्मा या फिर ज्वालामुखी का लावा
ठंडा होता है तो इसके द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है इसे कॉल किया जाता है बेसिकली बेसाल्ट चट्टान। याद रखिएगा कि यहां पर अब ये बेसाल्ट चट्टान और आर्कियन रॉक में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। बस इतना आप ध्यान रखें कि जब ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर ठंडा होगा, यानी कि वायु के संपर्क में आकर जब ये ठंडा होगा, तो इसके द्वारा बनने वाली चट्टान को नाम दिया जाएगा क्या? बेसाल्टिक रॉक या फिर बेसाल्ट चट्टान। और जब यही मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होगा तो इसके द्वारा बनेगा ग्रेनाइट, है ना, और इसको नाम दिया जाएगा एक प्रकार की आग्नेय चट्टान। और यदि और ज्यादा ये गहराई में ठंडा हुआ तो इसे नाम दिया जाएगा गैब्रो, है ना। यह भी एक प्रकार की आर्कियन चट्टान है, परंतु यह और ज्यादा गहराई में ठंडी हुई है। तो याद रखिए यह है बेसाल्टिक रॉक ही है, लावा चट्टान ही, परंतु अंदर और बाहर का इसमें डिफरेंस आ जाता है ना। यहां पर यदि बेसाल्ट है तो आप याद रखें कि यह बाहर ठंडा हुआ है, वायु के संपर्क में ठंडा हुआ है। और यदि यह आग्नेय है या फिर ग्रेनाइट और गैब्रो की बात हो रही है तो यह पृथ्वी के भीतर धरातल पर ठंडा हुआ है। बस इतनी बात आवश्यक रूप से आप याद रखें। तो 4.3 बिलियन ईयर पहले जब हमारी अर्थ लाइक अ फायरबॉल और जब इसमें सॉलिडिफिकेशन हुआ, अर्थात जब ये ठंडी होना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले बनने वाली जो चट्टान थी दैट इज बेसाल्ट चट्टान, या फिर इसे नाम दिया जाता है बेसाल्टिक रॉक। और जो ये बेसाल्टिक रॉक थी, याद रखें जब इसका अपक्षय और अपर्दन हुआ तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा बनने वाली जो मृदा है उसे नाम दिया जाता है ब्लैक सॉइल। यानी कि आप यदि मान लीजिए एक कपड़े को जला देते हैं या फिर एक कागज को जला देते हैं तो कागज के जलने पर क्या पिंक कलर का अवसाद निकलेगा? नहीं। आप जानते हैं कि कागज के जलने पर या फिर किसी भी वस्तु के जलने पर कार्बनिक पदार्थ मुक्त होते हैं, दैट इज वाई कि उसका रंग काला हो जाता है। और इसका रंग काला होता है, दैट इज वाई कि यहां पर हमने क्या नाम दिया है इसे, यहां पर जो मृदा आपको देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड काली मृदा, या फिर इसे नाम दिया जाता है ब्लैक सॉइल का। अब इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर बनने वाली जो सबसे पहली मृदा थी यह काली मृदा थी। यानी कि यदि जैसे वास्तविक चट्टान की हम बात करते हैं तो यह वास्तविक चट्टान निकल के आती है आग्नेय या बेसाल्ट या फिर आर्कियन क्रम की चट्टान, उसी प्रकार यदि हम वास्तविक मृदा की बात करें तो यह कौन सी आएगी? यह आएगी काली मृदा। अब इसके बारे में डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, है ना, यानी कि इसको मैप के थ्रू हम समझेंगे, परंतु उससे पहले आप याद रखें कि इसी काली मृदा से अन्य मृदाओं का निर्माण हुआ है। किस प्रकार? तो जरा समझें कि जब भी इस काली मृदा में अधिक वर्षा होगी, है ना, जब भी इस काली मृदा में वर्षा घनत्व अधिक होगा, अर्थात आवश्यकता से अधिक वर्षा होगी, तो यहां होगा क्या कि जितने भी इसमें पोषक तत्व हैं उनका विनिक्षेपण हो जाएगा भूमि के अंदर। और जब इनका विनिक्षेपण हो जाएगा तो इसके द्वारा जिस मृदा का निर्माण होगा यह कहलाएगी लैटराइट मृदा। अब यहां पर पोषक तत्वों का क्या हो गया है? विनिक्षेपण हो गया है और ये भूमि के अंदर चले गए हैं, धरातलीय हो गए हैं, तो इसके कारण लैटराइट मृदा बनी। यानी कि ऊपर उतने ज्यादा पोषक तत्व विद्यमान नहीं है, दैट इज वाई कि यहां पर इस लैटराइट मृदा में आपको पोषक तत्वों की या खनिज पदार्थों की कमी दिखाई देती है। इसीलिए कई कंडीशन में यह कहा जाता था कि यह अनुपजाऊ मृदा है, परंतु समय के साथ हमें मालूम चला कि नहीं, ये कुछ पदार्थों या फिर कुछ परंपरागत कृषि पद्धतियों के लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इनकी डिटेलिंग मैं आगे करूंगा जब मैं मैप बनाऊंगा। क्लियर है बच्चे? अब यदि हम आगे आते हैं तो यदि किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है तो कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा भी होगा जहां पर कम वर्षा होगी। जैसे कि लाइक यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर यदि मैं भारत का डायग्राम यहां पुट करूं तो भारत में जो मानसून आता है, आई थिंक आप जानते हैं कि भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, और जब ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है तो भारत के विशेष आकार के कारण ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक कहलाती है हमारी अरब सागर शाखा और एक कहलाती है हमारी बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी सागर शाखा। अब होता यह है कि बंगाल की खाड़ी सागर शाखा बाद में वर्षा कराती है और दैट इज वाई कि यह बंगाल की खाड़ी सागर से अतिरिक्त जलवाष्प को ग्रहण करती है, और जब अतिरिक्त जलवाष्प को यह ग्रहण करती है तो यह मेघालय साइड जाकर या फिर गारो, खासी, जैंतिया, बराई, मिक्र, रेंगमा इन पहाड़ियों से जाकर टकराती है और यहां पर बहुत अधिक वर्षा कराती है। दैट इज वाई कि जब आप नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का अध्ययन करते हैं या फिर जब आप नॉर्थ ईस्ट भारत का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इस मेघालय वाले पार्ट में आपको लैटराइट मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर तो कम वर्षा होनी चाहिए थी। कारण यह है कि यदि आप अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जाते हैं तो यहां पर अपेक्षाकृत उतनी ज्यादा वर्षा देखने के लिए नहीं मिलती जितनी मेघालय
मेघालय में मिलती है। इसका मेन कारण यह है कि ये बंगाल की खाड़ी सागर शाखा से जो पवनें चलती हैं ये एक्चुअल में टकराती हैं कहां से, इस मेघालय प्लेट्यू से और इस मेघालय पठार पर मौजूद इन पहाड़ियों से, तो ये वर्षा कराती हैं, है ना। तो ये एक्चुअल में आप समझ पा रहे होंगे कि इस लैटराइट मृदा का क्षेत्र आपको कहां कहां पर देखने के लिए मिलेगा। एक तो पश्चिमी घाट पर्वत और एक आपको देखने के लिए मिलता है पूर्वोत्तर भारत में मेघालयन क्षेत्र। सेकंड बात कि यदि किसी एरिया में वर्षा ज्यादा हो रही है तो कोई ना कोई एरिया ऐसा भी होगा जहां पर वर्षा कम होगी, और यह क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो सामान्यतः इसे कॉल कर लिया जाता है वृष्टि छाया प्रदेश का, है ना। अब यदि किसी एरिया में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो रहा है, यानी कि अब एक और बात कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, तो यदि मान लो यह है पर्वत, है ना, यह है एक पर्वतीय क्षेत्र। अब इस पर्वत में दो प्रकार के ढाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक आता है पवना विमुख ढाल और एक आपको देखने के लिए मिलेगा पवना भिमुख ढाल, है ना। अब पवना विमुख और पवना भिमुख ढाल क्या होते हैं, जरा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। और जब भी आप मैप बनाएंगे तो एसेंशियल रूप से आप याद रखेंगे कि यहां पर आपको शेडिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण यह है कि जिससे आप बता पाए कि भाई यहां पर मैं इस साइड व्यू को ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। साइड व्यू क्या कहलाता है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 टाइप्स के आपको यहां पर व्यू देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलता है फ्रंट व्यू जो कि आप मेरा देख रहे हैं, एक कहलाता है साइड व्यू जो कि हम माउंटेन का बना रहे हैं, और एक कहलाता है सैटेलाइट व्यू, है ना, या फिर एक कहलाता है अपर व्यू जो कि जिसको कहा जाता है सैटेलाइट व्यू। यानी कि जब आप पूरे भारत को ऊपर की ओर से देखते हैं तो भारत का जो शेप है और वहां पर जो जो माउंटेन्स फॉर्म्ड आपको दिखते हैं ये एक्चुअल में सैटेलाइट व्यू कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर याद रखें कि यह है साइड व्यू एक माउंटेन का, और जब आप माउंटेन का साइड व्यू ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मान लो इस क्षेत्र से कोई पवन चलती हुई आ रही है और ये पवन इस माउंटेन के कि जिस ढाल के सहारे उठना चालू करेगी तो ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, कम, और जब ऊपर जाने पर तापमान कम होगा तो यहां पर संघनन की क्रिया के थ्रू किसका निर्माण हो जाएगा, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात बादलों का निर्माण होगा। और फिर इन बादलों में क्या भरा होगा, वाटर वेपर अर्थात जलवाष्प, और यही जलवाष्प फिर बाद में हमें वर्षा के रूप में देखने के लिए मिलेगी, अर्थात यहां पर वर्षा ज्यादा होगी, है ना। यहां पर जो वर्षा का परसेंटेज होगा यह परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, कहां पर, इस ओर जहां से ये पवनें चढ़ना प्रारंभ कर रही हैं। तो याद रखें इसे कॉल किया जाता है, बेसिकली इस एरिया को कॉल किया जाता है पवना भिमुख ढाल, यानी कि पवन के सामने वाला ढाल, तो दैट इज कॉल्ड पवना भिमुख ढाल। और जब ये पवनें इस मार्ग के सहारे या फिर इस ढाल के सहारे नीचे आएंगी तो नीचे आने पर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने पर ना ही संघनन होगा और ना ही कोई क्रिया हुई, ना ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो ये वर्षा नहीं कराएंगी, अपितु ये सीधी निकल जाएंगी। तो इसे कॉल किया जाता है बेसिकली पवना विमुख ढाल, यानी कि पवनों के विपरीत ढाल। और याद रखें कि सदैव इस पवना विमुख ढाल पर आपको क्या स्थित देखने के लिए मिलेगा, तो सदैव यहां पर आपको मिलता है रेन शैडो जोन, या फिर इसे ही हिंदी में कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। इसका निर्माण क्यों होता है, तो यहां पर पवनें इस ढाल के सहारे ऊपर उठकर एक्चुअल में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण यहां पर वर्षा नहीं होती है। तो यहां पर यह बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक्चुअल में आप पाएंगे कि भारत में कई वृष्टि छाया प्रदेश हैं, जैसे केरला के पीछे वाला पार्ट देख लो, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत का यदि आप पूरी पार्ट देखोगे तो पूरा का पूरा वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप पाएंगे तो तिब्बत का पठार, जो कि भारत में तो नहीं है, तिब्बत में है, तो ये भारत के कंटेक्स्ट में दो ऐसे क्षेत्र आते हैं जो कि वृष्टि छाया प्रदेशों की कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है, या फिर यहां पर आपको विस्तार देखने के लिए मिलता है वृष्टि छाया प्रदेश का, रेन शैडो जोन का, तो यहां की जो मृदा है यह एक्चुअल में परिवर्तित हो जाती है लाल पीली मृदा में, यानी कि इसके द्वारा बनने वाली जो मृदा होगी वो कौन सी होगी, लाल पीली मृदा। अब याद रखें कि सबसे पहले हम इन तीनों मृदाओं को कंप्लीट कर लेते हैं कि ये तीनों मृदाएं हैं कौन कौन सी। यहां पर मैंने एक मैप बनाया हुआ था इंडिया का, और यदि इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली समझें तो सबसे पहली मृदा जो आती है ये ऊपर हिमालयन क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये पर्वतीय मृदा। अब मैं एक सेकंड इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, आप 2 मिनट वेट करें। यहां पर ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये पर्वतीय मृदा है,
पर्वतीय मृदा के बाद ये वाला जो क्षेत्र आता है ये है मरुस्थलीय मृदा का। मरुस्थलीय मृदा के बाद ये पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन ये कहलाता है काली मृदा का क्षेत्र। इसके पश्चात ये है हमारा वृष्टि छाया प्रदेश वाला एरिया। एक्चुअल में इसी मृदा का विस्तार आपको उत्तर तक देखने के लिए मिलेगा, अर्थात ये जो येलो वाला क्षेत्र मैंने क्रिएट किया है इसी का विस्तार आपको उत्तर तक देखने के लिए मिलेगा। और फिर इसके पश्चात वाले एरिया में भी आपको कुछ मात्रा में क्या देखने के लिए मिलती है बच्चे, कुछ मात्रा में यहां पर आपको काली मृदा अर्थात वृष्टि छाया प्रदेश के थोड़ा सा पश्चिमी भाग यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ मात्रा में लाल मृदा का विस्तार भी देखने के लिए मिलता है, परंतु उसे बहुत ही ज्यादा माइनर वे में काउंट किया जाता है, इतना ज्यादा उसको हाइपोथेटिकली काउंट नहीं किया जाता। मेजरली कहां पर मिलती है, तो इस वाले एरिया में जहां जहां पर मैं पिंक कलर से यहां ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर, तो यहां पर है बेसिकली हमारी कौन सी मृदा, ये कहलाएगी हमारी लाल मृदा का क्षेत्र। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूं। इस वाले एरिया में आपको दिखाई देती है कौन सी, मरुस्थलीय मृदा, ये हो गई हमारी पर्वतीय मृदा। और यहां पर इस एरिया में भी आपको एक्चुअल में दिखाई देती है यह मृदा जिसे कॉल किया जाता है लैटराइट, है ना। मैंने बताया मेघालय क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, दैट इज कॉल्ड लैटराइट। अब मैं इस पूरे मैप को कंप्लीट कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो देखिएगा, अभी जिन मृदाओं की हमने डिस्कशन किया है उनमें सबसे पहले आ रही है कौन सी, काली मृदा। ये है हमारी काली मृदा। अब ये वो काली मृदा नहीं है जिसका वर्णन मैंने 4.3 बिलियन ईयर पहले किया, अपितु आप जानते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया था यह अफ्रीका महाद्वीप से टूटा और अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर ये क्रिटेशियस काल में उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहा और उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने के कारण ही, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पर एक छोटा सा ये माइंड मैप ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको वह टॉपिक याद आ जाए। वैसे तो मैंने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ाया है ना, तो आपको पता होगा कि इस एरिया में आपको दिखाई देता है अफ्रीका महाद्वीप, और इस अफ्रीका महाद्वीप से क्रिटेशियस काल में अलग हुआ क्या, पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत, और ये अलग होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर से प्रवाहित हुआ। और जब ये प्रवाहित हो रहा था तो फिर ये टकराया किससे, इस यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट पर ही फॉर्मेशन हुआ किसका, यहां पर फॉर्मेशन हुआ हिमालय माउंटेन का, अर्थात हिमालय पर्वत का। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था तो यहां पर 33 सागरीय क्षेत्र, यहां पर 33 सागरीय क्षेत्र विद्यमान था ना। अब हुआ ये कि यहां इंडियन ओशन में एक क्षेत्र था जिसे नाम दिया जाता है रियूनियन आइलैंड, और इस रियूनियन आइलैंड पर ज्वालामुखी के लावा का दरारीय उद्गार हमें देखने के लिए मिलता है। और यहां से जब ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया प्रवाहित हुआ तो ये ज्वालामुखी के लावा का दरारीय उद्गार इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया में होने के कारण एक क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसे कॉल किया जाता है बेसिकली दक्कन ट्रैप, और दक्कन का पठार। और यहां पर मिलने वाली जो चट्टानें हैं इन्हें नाम दिया जाता है, यहां पर मिलने वाली जो चट्टानें हैं इन्हें नाम दिया जाता है बेसाल्टिक रॉक या फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानें, जो कि बेसिकली बेसाल्टिक रॉक ही हैं। और फिर बाद में इनका अपर्दन हुआ, इनका विक्षेपण हुआ, और फिर इनसे बनने वाली जो मृदा थी इसे नाम दिया गया काली मृदा। तो याद रखें कि यहां पर इस पूरे भाग का निर्माण, अर्थात यहां पर इस पूरे दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, और साथ ही साथ यह भी याद रखें, अच्छा इसको मैं एक सेकंड कंप्लीट कर देता हूं, थोड़ा ये अधूरा सा लग रहा है। इस पूरे काली मृदा के क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहां पर मौजूद दक्कन ट्रैप की चट्टानों के कारण यहां पर आपको काली मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा क्या याद रखना है, तो जहां पर काली मृदा मिलती है याद रखें इसको कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या नाम दिया जाता है इसे, स्वतः जुताई वाली मृदा। अब स्वतः जुताई वाली मृदा से आशय है कि आपने कई बार खेतों में देखा होगा कि खेतों में पानी डाल दिया गया और मृदा में क्रैक आ गए, खेत में क्रैक आ गए। तो ये जो क्रैक आते हैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनके इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि किसान कृषि करने से पूर्व या फिर फसल लगाने से पूर्व हल जोतता है, पूरे के पूरे खेत को जोतता है। और ये जोतता क्यों है, ताकि नीचे वाली मृदा के पोषक तत्व ऊपर आ जाए, और यानी कि ऊपर वाली मृदा के पूरे पोषक तत्व जो इससे पहले फसल लगी हुई थी वो ले गई है। क्लियर, तो यहां पर नीचे की मृदा ऊपर और ऊपर की मृदा नीचे, यानी कि दोनों मिक्सचर हो जाएं, ताकि यहां पर उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे, और दैट इज वाई कि यहां पर जुताई की जाती है। परंतु जब आप काली मृदा को देखेंगे तो काली मृदा का यह गुण उसमें मौजूद होता है। क्लियर, यानी कि यदि आप इसमें पानी डालेंगे तो इसमें क्रैक आएंगे, क्रैक के थ्रू यह आपस में मिक्स हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है एक तो स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा के अलावा आप पाएंगे कि इसे कॉल किया जाता है रेगुर मृदा भी। तो स्वतः जुताई की मृदा,
पहला पॉइंट। और सतह जुताई की मृदा के अलावा इसे ही कहा जाता है रेगुर मृदा भी। और रेगुर मृदा के अलावा कई कंडीशन में इसे कॉल कर लिया जाता है कपासी मृदा भी। और ये कपासी मृदा क्यों कहा जाता है, तो अब आपको शायद पता होगा कि जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में दक्कन का पठार करा रहा था तो दक्कन के पठार का मैंने विस्तार आपको कई क्षेत्रों में बताया था। और ये विस्तार को हमने इस प्रकार समझा था कि एक्चुअल में दक्कन के पठार में जो काली मृदा पाई जाती है इसमें कई चीजों का उत्पादन या फिर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट था कपास, मूंगफली, सोयाबीन, जिनका उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में होता है। जैसे कि यदि महाराष्ट्र वाले रीजन में आप जाएंगे तो यह क्षेत्र जाना जाता है मेनली प्याज और साथ में किसके उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए। दैट इज वाई कि आपको महाराष्ट्र राज्य में ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। याद रखिएगा यूपीएससी ऐसे घुमा फिरा के और ऐसे डायमेंसिव क्वेश्चन करता है। और यदि नहीं है भरोसा तो आप जाइए और यूपीएससी प्री का अभी का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें कितने डायमेंसिव क्वेश्चन आएंगे। कठिन नहीं है, परंतु जिन्होंने स्टडी नहीं की है उनके लिए डेफिनेटली वो कठिन है। और मेंस में क्वेश्चन होते ईजी हैं, बस उसकी लैंग्वेज और उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। दैट इज वाई वो हमें टफ लगते हैं। क्लियर, तो याद रखें कि यहां पर आपको डायमेंशन अपने क्लियर रखने हैं। अब यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला तो इनका नाम, दूसरी बात है कि ये पाई कहां पर जाती है, अर्थात इसमें विद्यमान क्षेत्र आपको कौन कौन से दिखाई देंगे, है ना, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो स्टेट वाइज आप इसमें नाम याद रख लो कि हमने ये देखा था कि दक्कन के पठार का मूलतः विस्तार कहां दिखाई देता है, महाराष्ट्र राज्य में। यह है महाराष्ट्र। और इसी में आप उत्तर की ओर जाएंगे तो मध्य प्रदेश, यहां पर आपको गुजरात वाला रीजन भी कुछ दिखाई देता है। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं, ये गुजरात वाला रीजन भी इसमें शामिल होता है। तो यहां पर बेसिकली आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, गुजरात के अलावा आपको एमपी वाला पोर्शन, एमपी के अलावा याद रखिएगा कुछ मात्रा में यह राजस्थान में भी मौजूद है। किसके रूप में, मारवाड़ पठार के रूप में यह आपको राजस्थान वाले एरिया में भी दिखाई देती है। मैंने बताया था मारवाड़ का पठार एक्चुअल में किसका विस्तार है, दक्कन के पठार का। दैट इज वाई कि यहां पर आपको विस्तारित देखने के लिए मिलेगी कौन सी मृदा, काली मृदा। इसके अलावा कुछ मात्रा में यह छत्तीसगढ़ में भी और कुछ मात्रा में यह कर्नाटका में भी, और कर्नाटका में तो मेजर रूप से मिलती है, परंतु केरला को भी आप याद रखें कि यहां पर भी यह मृदा विस्तारित देखने के लिए मिलेगी, परंतु केरला में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है, बहुत ही ज्यादा कम है ये, है ना। तो इसको आंशिक तौर पर आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट सॉइल को देखते हैं तो दैट इज ये है हमारी लेटराइट मृदा, यानी कि जहां जहां पर भी आपको येलो कलर दिख रहा है इसे कॉल किया जाता है लेटराइट मृदा का क्षेत्र। और मैंने कहां कहां बनाया है तो देखिए ये महाराष्ट्र तक है, बट मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप याद रखिएगा, मैं नाम लिख दूंगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, है ना। तमिलनाडु वाले पार्ट में भी ये देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा आपको दिखाई देती है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाले पार्ट में। और इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलती है यही सेम मृदा मेघालय वाले सेक्शन में। दैट इज ये है मेघालय वाला सेक्शन, यहां पर भी आपको यह मृदा मौजूद देखने के लिए मिलती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो मृदा है इसे कॉल किया जाता है बेसिकली लेटराइट सॉइल या फिर लेटराइट मृदा। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका विस्तार एक्चुअल में किस एरिया में होता है, तो पवनाभिमुख जो ढाल दिखाई देते हैं वहां पर इस मृदा का विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। और जहां पर ये लेटराइट मृदा पाई जाती है वहां पर होता क्या है कि एक्चुअल में यहां पर पाए जाने वाले यहां पर अधिक वर्षा के कारण यहां की मृदा के जो पोषक तत्व हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां की मृदा के जो पोषक तत्व हैं यह धरातलीय हो जाते हैं। धरातलीय होने का मतलब यह जमीन के अंदर चले जाते हैं। दैट इज वाई कई कंडीशन में इसे माना जाता था कि यह अनुपजाऊ मृदा है, परंतु जब अध्ययन किया गया, स्टडी हुई, तो स्टडी में मालूम चला कि कुछ परंपरागत कृषि यहां से की जा सकती है। तो याद रखिएगा कि यह परंपरागत कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है ना, या फिर उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ महत्वपूर्ण, अब परंपरागत कृषि से क्या आशा है भाई, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण यदि मैं फसलों की बात करूं तो वह इन वे सभी फसलें इस मृदा में बहुत ही ज्यादा इजीली उगाई जा सकती हैं। अब आधुनिक पद्धति आ गई है कृषि पद्धति में, कृषि में भी आधुनिक पद्धतियों का यूज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर याद रखिएगा ये अभी की बात नहीं है, हम शुरुआत से लेकर अंत तक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो कौन कौन सी फसलें
आपको यहां पर मौजूद देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले तो यह क्षेत्र अपने मसाला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। मसाला उत्पादन के अलावा मैंने बताया था कि कर्नाटक क्षेत्र कॉफी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और साथ में चाय के उत्पादन के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। अब आधुनिक कृषि पद्धति के अकॉर्डिंगली यहां पर अन्य प्रकार की आधुनिक पद्धतियां भी विद्यमान हो गई हैं, परंतु यदि आप मेघालय वाले पार्ट में देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे चाय के बागान बहुत ज्यादा है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। दैट इज कि यहां पर आपको किस मृदा का विस्तार देखने के लिए मिल रहा है, यहां आप पाएंगे कि एक्चुअल में लैटराइट मृदा का ही विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर वर्षा कम हो रही है, तो इसमें मैंने बोला था कि एक तो आ जाते हैं हमारे कौन से पर्वत पदीय क्षेत्र, सॉरी वृष्टि छाया प्रदेश, और वृष्टि छाया प्रदेश को मैंने कुछ इस प्रकार आपको समझाने का प्रयास किया था कि ये पवना भिमुख ढाल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो याद रखें कि यदि मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूं तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली इसमें मैं पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत से ही आपको समझाता हूं। तो प्रायद्वीपीय भारत में इस एरिया में आपको वेस्टर्न घाट माउंटेन अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत दिखेगा, और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको नजर आएगी अनाईमुदी, है ना। ये कहां पर आती है, ये दक्षिणतम भाग में दिखाई देती है। और यहां पर जब आप उत्तर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो इसी पश्चिमी घाट पर्वत की हाइट उत्तर से दक्षिण में आने पर इंक्रीज होती जाती है अर्थात बढ़ती जाती है। और इस हाइट बढ़ने के कारण याद रखें कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है किसी माउंटेन की तो उसका वृष्टि छाया प्रदेश उतना ही अधिक बड़ा होते जाता है। दैट इज यहां पर यदि आप पाएंगे तो यहां वृष्टि छाया प्रदेश का विस्तार कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर वृष्टि छाया प्रदेश का विस्तार कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जहां जहां वृष्टि छाया प्रदेश है वहां वहां कौन सी मृदा पाई जा रही है, देख लीजिए, लाल मृदा। तो ये लाल मृदा का विस्तार कहां कहां पर है, तो जहां मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है यह है हमारी लाल मृदा का क्षेत्र, है ना। ये हमारी अब येलो वाला हो गया है ना। एक और बात कि उड़ीसा में ये कैसे पाई जा रही है, क्योंकि उड़ीसा में भी तो कम वर्षा होनी चाहिए, परंतु याद रखें कि जब आप इस पूरे जलवायु भाग का अध्ययन करते हैं या फिर इंडियन क्लाइमेट को जब आप पढ़ेंगे तो इंडियन क्लाइमेट में आप पढ़ते हैं कि भाई एक स्ट्रीम होती है, एक पवन होती है जिसे नाम दिया जाता है सोमालियन जेट स्ट्रीम। और ये सोमालियन जेट स्ट्रीम एक्चुअल में इस बंगाल की खाड़ी सागर शाखा को भारत की ओर पुश करती है, जिसके कारण कहां वर्षा होती है, इस पूर्वी घाट पर्वत पर, है ना। इस पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तटीय मैदान में जब ये यहां से आएगी, इसको पुश करेगी तो यही क्षेत्र टकराएंगी यहां से और यहां पर आपको ज्यादा वर्षा देखने के लिए मिलेगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ मात्रा में लैटराइट मृदा का विस्तार आपको उड़ीसा वाले रीजन में और साथ में वेस्ट बंगाल वाले रीजन में भी देखने के लिए मिलेगा। जब हमारा इंडियन क्लाइमेट स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि ये सोमालियन जेट स्ट्रीम एक्चुअल में कैसे बनती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता है। चलिए आगे आते हैं, और आगे आने पर सबसे पहले ये कंप्लीट करते हैं हम। इसे नाम दिया जाता है लाल मृदा, और कुछ स्थानों पर आपको यह पीली मृदा के रूप में भी देखने के लिए मिलेगी। दोनों के बनने की प्रक्रिया लगभग सेम होती है। कारण यह है कि दोनों ही ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहां पर अपेक्षाकृत वर्षा का परसेंटेज या फिर वर्षा घनत्व आपको कम देखने के लिए मिलेगा। और जब वर्षा नहीं होगी तो फिर यहां पर कौन सी प्रोसेस के थ्रू इसका निर्माण होगा, वर्षा नहीं हो पाने पर यहां आयरन और फेरस के ऑक्साइड इसमें मौजूद होंगे, और आयरन और फेरस के ऑक्साइड की मौजूदगी के ही कारण कौन कौन से मैंने बताया यहां पर, एक तो आयरन याद रखिएगा, आयरन और साथ में फेरस के ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग आपको लाल देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई इसे कॉल किया जाता है क्या, लाल मृदा। अब आप मुझे बताइए कि जब किसी भी चीज में या फिर किसी भी मृदा में इतने भारी तत्व, जो कि आयरन और फेरस भारी तत्वों की श्रेणी में आते हैं, इतने भारी तत्व विद्यमान रहेंगे तो क्या वहां पर कृषि की जा सकती है, आंसर इज नो। परंतु जब हमने लैटराइट मृदा में कृषि कर ली तो कोई ना कोई तरीका तो होगा कि हम इसमें भी कृषि कर पाए। तो याद रखें कि यहां पर जो कृषि की जाती है ये बेसिकली की जाती है नगदी फसलों की, यानी कि कैश क्रॉप्स की कृषि के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट तंबाकू, है ना। जब यह आंध्र प्रदेश में पाई जा रही है तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है, इसको आप अभी एटलस में जाकर मार्क करें, आंध्र प्रदेश वाले डायग्राम में आपको देखने के लिए मिलेगा गुंटूर। और यह गुंटूर क्षेत्र बेसिकली अपने तंबाकू उत्पादन के लिए फेमस है। तो यहां पर हमने 3 मृदाओं का पीछे डिस्कशन किया था और इन 3 मृदाओं को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके पश्चात याद रखें कि यदि मान लीजिए, हाँ, इसके पश्चात एक और मृदा है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है परंतु यह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह हिमालयन क्षेत्रों में पाई जाने वाली पर्वतीय मृदा आती है।
क्लियर। तो ये जो हिमालयन क्षेत्रों में मिल रही है इसे कॉल किया जाता है बेसिकली क्या, ये है हमारी पर्वतीय मृदा। और जिस भी क्षेत्र में ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है वहां पर एक विशेष प्रकार की कृषि आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस विशेष प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, याद रखें, इसे कॉल किया जाता है रोधिका कृषि। अब ये रोधिका कृषि क्या होती है भाई, तो कुछ नहीं, यदि माउंटेन है तो वहां पर आप पाएंगे कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। और चूंकि ऊंचाई, मैं लिखते भी जाता हूं, मैं बोलते भी जाता हूं मैं, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएं। और यदि आपको ये पूरे नोट्स चाहिए हो तो याद रखें बच्चों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से। यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम। आप यहां पर जाएंगे तो डे वाइज है ना, विथ डेट, वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने के लिए मिलेंगी। और इवन वहां पर कुछ अतिरिक्त पीडीएफ भी मैं समय के साथ अपलोड करता रहता हूं जिससे आपको नॉलेज मिल सके। तो आप इन सभी पीडीएफ्स को यहां पर टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। क्लियर। और यदि ये सीरीज पसंद आ रही हो तो मेरी आपसे बहुत विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस सीरीज को प्यार दें, इसको लाइक करें, पॉजिटिव रिस्पांस दें और यहां इसको शेयर करना ना भूलें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और साथ में ऐसी ही और कई वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। इज दैट क्लियर बच्चे। चलिए यहां पर यदि हम देखते हैं तो याद रखें कि यहां पर यह क्षेत्र जाना जाता है रोधिका कृषि के लिए। अब रोधिका कृषि को समझना है तो आप ऐसा समझ लो भाई कि पृथ्वी में ऊपर जाने पर अर्थात वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। और जब तापमान कम होता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप माउंटेन के बिल्कुल टॉप पीक पर जाकर कृषि कर लो, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप कहां पर जाएंगे कृषि करने के लिए, आप आएंगे माउंटेन के नीचे। परंतु जहां पर भी पर्वत होता है वहां पर कहीं ना कहीं आपको घाटी क्षेत्र विद्यमान दिखाई देता है। क्लियर। जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत के मध्य में आपको काश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुमाऊं घाटी, ये सभी देखने के लिए मिलती है। नेपाल घाटी, आसाम घाटी क्षेत्र, ये सभी विद्यमान दिखाई देते हैं। तो होगा क्या, ना ही आप टॉप पर कृषि कर सकते हैं, है ना ही यहां पर कर सकते हैं और ना ही यहां पर कर सकते हैं। अब यहां ना किए जाने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पर्वत समीर और घाटी समीर का प्रभाव ही क्या होता है आगे हम बताएंगे। क्लियर। तो यहां ना ही यहां हो सकती है, तापमान कम है, और ना ही यहां हो सकती है क्योंकि पर्वत समीर और घाटी समीर के कारण दिन और रात के तापांतर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप उपयुक्त स्थान कौन सा मानते हैं बच्चे, आप उपयुक्त स्थान मानते हैं ये वाला कृषि के लिए। परंतु यहां पर यदि मान लीजिए पर्वत में ढाल है तो पानी रुकेगा कहां, इसके लिए हम एक कृषि पद्धति का यूज करते हैं और इसे कॉल किया जाता है रोधिका कृषि। और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स का यहां पर वितरण कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, रोधिका कृषि, या फिर इसी को कहा जाता है बंद कृषि पद्धति। बंद है ना। तो यहां पर ये जो बंद या फिर रोधिका कृषि है ये एक्चुअल में किसके संदर्भ में यूज की जाती है, हमेशा याद रखें, यह उपयोग की जाती है एक्चुअल में पर्वतीय मृदा पर कृषि के लिए। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि भाई किस किस राज्य में ये मौजूद दिखाई देती है। तो आप राज्य देख लो, यहां पर है लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में यह पूरी पर्वतीय मृदा आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अलग से इसलिए क्योंकि इसके बारे में कोई शॉर्ट टर्म आपके पास नहीं है, अर्थात इसको डायरेक्टली आपको समझना होता है। और आई थिंक ये इतनी टफ भी नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली याद ना कर पाए। क्लियर है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। यदि इसी काली मृदा में आप बहुत ज्यादा सिंचाई करें, और ये सिंचाई के लिए आप किसका प्रयोग करें, तो मेनली यदि आप सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग करते हैं या फिर भूमिगत जल का जब आप प्रयोग करेंगे तो भूमिगत जल के प्रयोग के कारण यहां पर जो भूमि में मौजूद लवण है या फिर खनिज है यह इस मृदा में घुल जाएंगे। अर्थात अत्यधिक सिंचाई के कारण इस मृदा में लवण की प्रधानता बढ़ जाएगी और फिर यह मृदा परिवर्तित हो जाएगी एक्चुअल में किसमें, यह मृदा परिवर्तित हो जाएगी लवणीय मृदा में। याद रखें आप। क्लियर। अत्यधिक सिंचाई के कारण यह जो मृदा है यह परिवर्तित हो जाती है लवणीय मृदा में। अब यह लवणीय मृदा का क्षेत्र कौन सा है, तो आपको शायद ध्यान होगा कि हरित क्रांति जब भारत में आई, भारत में जब हरित क्रांति का जन्म हुआ तो यहां पर रासायनिक खाद और उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। कारण क्या था कि यहां पर उत्पादन को बढ़ाना था और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा हुए परंतु उसके साथ नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको देखने के लिए मिले। जैसे कि यदि हम इस लवणीय मृदा की बात करते हैं तो विथ मैप यदि मैं यहां पर आता हूं तो कहां पर विस्तार देखने के लिए मिलेगा, जितने एरिया में आपको जलोढ़ मृदा का विस्तार मिलेगा पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्र में ही जो
पंजाब हरियाणा वाली बेल्ट है यहां विस्तारित आपको देखने के लिए मिलती है, दैट इज ये हमारी लवणीय मृदा। इज दैट क्लियर? ये आती है हमारी लवणीय मृदा। और यहां पर लवणीय मृदा का विस्तार हुआ कैसे? तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड मानी जाती है कि भाई जब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया या फिर जब भारत में हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के आगमन के साथ ही भारत में कई और समस्याओं ने जन्म लिया। यहां पर मैं उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, परंतु याद रखिएगा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पता है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट भी पता होने चाहिए। दैट इज व्हाई मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में फिर इस क्रिटिसाइज का बदला ना लें मुझसे। क्लियर? मैं यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल यहां पर बता रहा हूं कि भाई जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक पॉजिटिव इंपैक्ट थे, उसी प्रकार इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी थे। जैसे कि 1991 में जो एलपीजी आया, अर्थात यहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में ग्लोबलाइजेशन, ये जो आया, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, बट नो डाउट इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। और उन्हीं नेगेटिव इंपैक्ट में से आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में, जैसे कि रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग इसमें बढ़ा था। तो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग एक्चुअल में कौन किसान कर सकता है? जो भाई किसान पंजाब और हरियाणा है ना, रिच फॉर्मर माने जाते हैं यहाँ के, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा भूमिगत जल का प्रयोग करके और साथ में रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके यहाँ की जो मृदा थी इसमें लवण की मात्रा बढ़ा दी। अब ना ही किसान गलत है, मैं आई रिपीट कि यहां पर कोई गलत नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, और मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। तो यहां पर उसका परसेंटेज बढ़ा लवणों का और खनिजों का, जिसके कारण यह मृदा परिवर्तित हो गई। किसमें? यह मृदा परिवर्तित हो गई एक्चुअल में इस लवणीय मृदा में रासायनिक खाद व उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। और इस लवणीय मृदा में आज आपको मौजूद दिखाई देते हैं जैव संवर्धक या बायो एक्यूमुलेंट्स। अब ये क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनको हमारी बॉडी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, अर्थात ये शरीर में जमे रहते हैं और फिर ये कॉज करते हैं कैंसर जैसी बीमारियों को, यानी कि विनाशक रोगों को ये कॉज करते हैं। तो ये सभी पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? एक्चुअल में इन रासायनिक खाद और उर्वरकों में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर ये धीरे धीरे मृदा में जमते हैं, मृदा के थ्रू ये पौधों में आते हैं और पौधों को खाते हैं हम। कैसे? तो सब्जियां खाते हैं, और जब हम सब्जियां खाएंगे तो जितना यह कार्सिनोजेंस या फिर यह जैव संवर्धक या फिर यह बायो एक्यूमुलेंट्स आपका पौधों में नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा हमारी बॉडी में मिलेगा और हमसे ज्यादा उन जीवों में मिलेगा जो कि मांसाहारी हैं। कारण क्या है? कि यह बाहर नहीं निकलता है, और जब बाहर नहीं निकलता है अर्थात शरीर इसको अपघटित नहीं कर पाता है, और जब अपघटित नहीं कर पाता है तो यह शरीर में जमा हो जाता है, और इसके कारण याद रखिएगा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां तक आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए एक लाइन कही जाती है कि हरित क्रांति ने हमें बहुत कुछ दिया, हरित क्रांति ने नो डाउट हमें बहुत कुछ दिया, परंतु कुछ क्षेत्रों में इसने बहुत सारी बीमारियां भी दी। अर्थात जैसे उत्तर भारत की बेल्ट में यदि आप पंजाब हरियाणा वाले रीजन में देखोगे तो यहां पर कैंसर कॉज होता है। यहीं पर आप पाएंगे कि भाई जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, इस साउथ इंडिया वाले पोर्शन में डायबिटीज के पेशेंट इन्होंने बढ़ा दिए थे। ठीक इसी प्रकार जब भारत में एलपीजी आया था 1991 में, जब भारत में एलपीजी आया तो इस एलपीजी के भी बहुत सारे प्रो और कॉन्स थे। जैसे कि एलपीजी के आने से कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का जो व्यापार था बहुत तेजी से बढ़ा, और जब कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का व्यापार तेजी से बढ़ा तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि इनमें भी कार्सिनोजेंस और साथ में ये जैव संवर्धक हुआ करते थे, जिसके कारण त्वचा का कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियां हमें देखने के लिए मिली। यानी कि एक रूप में यदि कहा जाए तो याद रखिएगा कि यहां जो हम डीओ यूज करते हैं, इन डीओ में भी जैव संवर्धक अर्थात कार्सिनोजेंस होता है, जो कि डायरेक्टली अलग अलग प्रकार की खतरनाक बीमारियों को कॉज करता है। इज दैट क्लियर? तो यह है हमारी लवणीय मृदा, यानी कि यहां पर कुल मिला के अभी हमने 4-5 मृदाओं के बारे में डिस्कशन किया है। अब यदि इसी में मैं आगे आता हूं, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं रफ कर देता हूं, नहीं तो स्पेस कम हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और मृदा है जो कि नदियों द्वारा लाई जाती है, अर्थात ये तो हो गई अधिक वर्षा, कम वर्षा और अत्यधिक सिंचाई के कारण। एक और मृदा है जो कि नदियों द्वारा लाई जाती है, और नदी द्वारा लाई गई मृदा को नाम दिया जाता है बच्चे क्या? नदी द्वारा लाई गई मृदा होती है हमारी जलोढ़ मृदा। अब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि इस जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको किस एरिया में देखने के लिए मिलेगा। तो
तो याद रखें, अब मैं वापस से मैप पर आता हूं कि यह हमारी जलोढ़ मृदा का विस्तारित क्षेत्र, जहां जहां पर ब्लू कलर से मैंने शेडिंग की हुई है, यह पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और यहां पर जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा जलोढ़ मृदा का एरिया आता है और यहां पर आपको मौजूद दिखाई देती है, यह है जलोढ़ मृदा, है ना। ये कहां पर दिखाई देगी आपको? पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में, अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में। और इसके अलावा कहां पर दिखाई देगी? तो इसके अलावा आपको दिखाई देती है तटीय क्षेत्रों में, अर्थात जो हमारा भारत है, इस भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र से या फिर पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो अपना मुहाना बनाती हैं कहां? पूर्वी तटीय मैदान में। और जब ये पूर्वी तटीय मैदान में मुहाना बनाती हैं तो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों का निक्षेपण किस एरिया में करती हैं? इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में करती हैं। दैट इज वाई कि यहां पर इस जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। याद रखें, भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली यह मृदा है, अर्थात लगभग 40% ऑफ एरिया में, 40% ऑफ एरिया में यह मृदा आपको भारतीय क्षेत्र में विस्तारित देखने के लिए मिलती है। कितना? लगभग 40%। और साथ में यह भी बात याद रखें कि यह सबसे उपजाऊ मृदा, सबसे फर्टाइल सॉइल यही मानी जाती है। और जितने भी प्रकार के उपयोगी पदार्थ हैं या फिर उपयोगी खाद्य सामग्रियां हैं, वे सभी इसी मृदा में उगाई जाती हैं, अर्थात सबसे उपयोगी मृदा इसे ही कॉल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल। अब बेसिकली ये कहा जाता है कि ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में मिलती है। कारण यह है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय और तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। परंतु याद रखें कि यह अर्ध सत्य की भांति व्यवहार करेगा। बेसिकली जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं या फिर जब आप ज्योग्राफी का इन डेप्थ पार्ट में अध्ययन करते हैं तो वहां पर आप पाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई हिमालयी नदियों और साथ में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अभी क्योंकि ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि भाई यहां पर यदि देखा जाए तो यह है हमारा भारत, यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज हिमालय। अब हिमालय नहीं था तो हिमालयी नदियां कहां से आ गई? मतलब कि हिमालय की नदियों ने वेट किया कि भाई हिमालय का निर्माण होगा, फिर हम ओरिजिनेट होंगे, ओरिजिनेशन के पश्चात हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना। इसका अर्थ यह था कि जो आपको सेंट्रल एशिया वाला पार्ट दिखाई देता है, अर्थात दैट इज ये जो अफ्रीका वाले पोर्शन से, जस्ट अ सेकेंड इसको मैं साइड कर देता हूं, ये बस आपके नॉलेज के लिए है ना। यदि आप समझेंगे तो जो ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हमारा लाल सागर वाला क्षेत्र। और लाल सागर से जब आप ऊपर की ओर आते हैं तो दैट इज पर्सियन गल्फ, और यहां से आगे की ओर आने पर दैट इज ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये आता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। और फिर यहां से आपको अन्य क्षेत्र विद्यमान दिखाई देंगे। अब यहां पर याद रखिएगा कि इस वाले भाग में इसे कहा जाता है सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से एक नदी ओरिजिनेट होती थी जिसे कॉल किया जाता है इंडो शिवालिक रिवर, है ना, इंडो शिवालिक नदी। ये इंडो शिवालिक नदी आती थी कहां तक? इस वाले एरिया तक, और अपना जल विसर्जित करती थी तैथिस सागर में, है ना। और फिर इसी इंडो शिवालिक रिवर का विखंडन हुआ, यह टूटी और इसने अपने अपने उद्गम क्षेत्र बनाए, अर्थात जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हम देखते हैं ये वास्तविकता में हिमालय के निर्माण से पहले भी मौजूद थी। इन्हें कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। और ये जो पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये कि किसी भी स्थलाकृति के निर्माण से पहले, स्पेशली ये प्रयोग की जाती है हिमालय के निर्माण से पहले, यदि वहां पर कोई नदी प्रवाहित हो रही थी तो उसे कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। क्लियर? तो ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, ये एक्चुअल में पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, जो कि धारा है किसकी? इंडो शिवालिक रिवर की। इसीलिए तो आप पाएंगे कि ये सभी निकलती हिमालयी क्षेत्रों से है, परंतु ये कहा यह जाता है कि इनके द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से एक्चुअल में फॉर्म्ड हुआ है क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। परंतु ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इंडो शिवालिक नदी द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से फॉर्मेशन हुआ है किसका? नॉर्थ इंडियन प्लेन का, अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है और साथ में यह 40% ऑफ एरिया में विस्तृत थी, परंतु इसी का एक भाग है जो कि अत्यधिक सिंचाई के कारण परिवर्तित हो गया है किसमें? लवणीय मृदा में। अब याद रखें कि एक और मृदा होती है जो कि यदि मान लो इस काली मृदा में वर्षण हो और वर्षा का जल किसी स्थान पर निक्षेपित ना, या फिर वर्षा का जल का बहुत अधिक सुगम तरीके से आप व्यवस्था ना कर पाए, यानी कि ये निकल ना पाए, निष्कासित ना हो पाए, मैं वर्ड भूल रहा था कि ये निष्कासित ना हो पाए किसी स्थान पर, तो यदि इसका निष्कासन उचित तरीके से नहीं किया गया है तो याद रखिएगा जल के जमाव से, यहां पर जल जमाव के द्वारा निर्माण हो जाएगा किसका? यहां जल जमाव के द्वारा एक्चुअल में निर्माण हो जाता है
पीट मृदा का, या फिर इसे ही कॉल किया जाता है बच्चे दलदलीय मृदा, है ना। तो दलदलीय मृदा या फिर पीट मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो ये कुल मिलाकर जल के जमाव के द्वारा निर्मित मृदा होती है। और ये मिलती कहां पर है, तो देखिएगा जहां जहां पर भी जल का जमाव हो रहा है, जिस एरिया में जल का जमाव हो रहा है वहां पर आपको यह मृदा स्थित देखने के लिए मिलेगी, है ना। जैसे कि मेनली कच्छकरण, है ना, ये जो कच्छकरण वाला भाग है यहां पर यह दलदलीय मृदा देखने के लिए मिलती है। कारण क्या है कि यहां पर जल का जमाव हो रहा है, तो बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये उतनी खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है दलदलीय मृदा। कई बार क्षेत्र पूछा गया है इसका और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हैं कि भाई कच्छकरण में किस प्रकार की मृदा का विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बस इसको एक लाइन में याद रखिएगा, पीट मृदा या फिर दलदलीय मृदा। हाँ, कुछ ऐसी फसलों की ये जरूर उपयोगी मानी जाएगी जिसमें एक्चुअल में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती, तो ये है हमारी दलदलीय मृदा। अब लास्ट बच गई है, यानी कि ऐसा भाग जहां पर किसी भी प्रकार की स्थलाकृतियां आपको विद्यमान नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, तो यहां पर पवन के अधिक वेग से या फिर उच्च वेगीय पवनों के द्वारा, उच्च वेगीय पवन के द्वारा जिस मृदा का निर्माण होगा, बेसिकली इसे क्या कॉल किया जाएगा, यह बनेगी हमारी एक्चुअल में मरुस्थलीय मृदा, या फिर इसे ही कहा जाता है डेजर्ट सॉइल, या फिर इसे ही कहा जाता है ड्राई सॉइल। क्लियर। तो ये ड्राई सॉइल या फिर ये मरुस्थलीय मृदा कहां पर मिलती है, जहां पर पवन वेग बहुत कम है और पवन वेग बहुत अधिक है। और पवन वेग अधिक कहां पर होगा, जहां पर उसको रोकने के लिए किसी भी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी प्रकार की स्थलाकृतियां विद्यमान नहीं होंगी। मतलब कि थार के मरुस्थल वाले एरिया में यह मरुस्थलीय मृदा का विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई यहीं पर आपने नाम सुना होगा चिकनी मृदा का, ना, चिकनी मिट्टी का यदि आपने नाम सुना हो तो आप पाएंगे कि कई क्षेत्रों में चिकनी मृदा भी विद्यमान होती है। और जब आप वापस से इस मैप पर आते हैं तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि यह है साउथ चाइना सी वाला पार्ट, और साउथ चाइना सी से जब आप ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो यह है कोरियन कंट्रीज वाला भाग, और यहीं पर आपको दिखाई देता है ऊपर की ओर, यहां कहीं पर दिखाई देता है आपको क्या, पीला सागर, दैट इज इसे कॉल किया जाता है येलो सी। और येलो सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक नदी अपना मुहाना बनाती है और इसको कहा जाता है होंगहो नदी, है ना, जिसे कॉल किया जाता है चाइना का शोक, है ना, पीली नदी भी इसको कहा जाता है। और ये एक मैदान से निकलती है जिसे कॉल किया जाता है लोएस का मैदान, और ये लोएस के मैदान से निकलने के कारण यहां की जो मृदा है यह मृदा इस नदी में घुल जाती है, जिसके कारण इस नदी का पानी पीला कलर का दिखाई देता है। और फिर ये जिस क्षेत्र में मिलती है या फिर कि जिस सागर में मिलती है उसे भी कॉल किया जाता है येलो सी या फिर पीला सागर। तो याद रखें कि यहां पर जहां पर भी आपको उच्च वेगीय पवन देखने के लिए मिलेंगी, या मैं यूं बोलूं कि जहां पर भी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, यदि वहां पर जल आपूर्ति नहीं हो रही है और यदि वहां पर जल आपूर्ति कर दी जाए तो वहां पर हो सकता है, डेफिनेट नहीं है परंतु हो सकता है कि लोएस के मैदान का निर्माण हो जाए और वहां पर आपको कैसी, तो मुल्तानी मिट्टी होती है जैसी, है ना, वैसी मृदा का निर्माण देखने के लिए मिले। तो राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, परंतु याद रखें ये पूरी क्रियाविधि अप्लाई होती है मरुस्थलीय मृदा पर ही। ये पूरी क्रियाविधि अप्लाई होती है किस पर, इस मरुस्थलीय मृदा पर ही। और यदि बात करें तो ये मरुस्थलीय मृदा जिस भी स्थान में होगी तो वहां पर इसकी उर्वरा शक्ति तो कम होगी, मतलब कि यहां वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी। वनस्पति हेतु ये अनुपयुक्त मृदा है, और जब ये वनस्पति हेतु अनुपयुक्त मृदा है, इसमें जल धारण क्षमता नहीं है, तो भाई आप पाते हैं एक क्षेत्र है श्रीगंगानगर, है ना, इसका नाम आता है श्रीगंगानगर। इस श्रीगंगानगर क्षेत्र ने हरित क्रांति में भाग लिया था और ये राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र था जिसने हरित क्रांति में भाग लिया था। ऐसा कैसे, है ना, तो याद रखिएगा कि यहां पर एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर के थ्रू इस क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। दैट इज वाई कि यहां पर आपको कुछ मात्रा में कृषि भी देखने के लिए मिलेगी मोटे अनाजों की। यानी कि यहां पर आईसीएआर के अकॉर्डिंगली हमने 8 मृदाओं को समझने का प्रयास किया, और ये 8 मृदाएं कौन सी थी। सबसे पहले आती है काली मृदा, काली के बाद लेटराइट, लेटराइट के बाद रेड, रेड के बाद जलोढ़, जलोढ़ के बाद मरुस्थलीय, फिर पर्वतीय, और फिर आती है पीट मृदा, और लास्ट में हमने देखी कौन सी, लास्ट में बच्चे कौन सी की देखी, लवणीय मृदा। क्लियर। ये 8 टाइप की मृदा आपको अच्छे से याद करने लिए हैं। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप यहां तक आए हैं, मतलब कि आप डेडिकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं और
आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ ये कहता हूं कि पूरा वीडियो आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने पुनः बताया कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से। यहां पर आपको प्रीवियस वीडियोस की और साथ में अभी आगामी वीडियो सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये पूरा का पूरा डायग्राम अपने माइंड में और अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा आप। क्लियर है बच्चों? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही और कई वीडियोस को बनाने के लिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।